Hi guys, I am Neha. तो starting with the second part of Indian Partnership Act, चैप्टर 5 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 बात करता है आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स का। ठीक है, तो इनकमिंग कॉल्स होती हैं, आउटगोइंग कॉल्स होती हैं, पता है ना। इनकमिंग मतलब कि कॉल का आना और आउटगोइंग क्या होगी, कॉल का आपके फ़ोन से जाना। ठीक है, तो वैसे ही ये पार्टनरशिप भी सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है इसमें। सेक्शन 31, तो सेक्शन 31 बात करता है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, और 32 बात करता है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके पीटी पर्पस से इम्पॉर्टेंट हो गए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है, बस यही बता रखा है कि नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब सबकी परमिशन चाहिए। सेकंड क्लॉज बोलता है पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म डज नॉट देयर बाय बिकम लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकेम अ पार्टनर। ऑब्वियसली यार, जब तक वो पार्टनर नहीं बनेगा तो उससे पहले वाले एक्ट्स के लिए थोड़ी हो जाएगा। तो ये कौन से नेचर है इसका, क्या नेचर है इसका, इसका नेचर है प्रोस्पेक्टिव। ठीक, सेक्शन 32 बात करता है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या है, 3 तरीके से हो सकती है रिटायरमेंट आपकी। पहली है कॉन्सेंट से, दूसरी है कि एग्रीमेंट से, तीसरी क्या है कि वो नोटिस दे राइटिंग में इंटेंशन ऑफ रिटायरिंग, मतलब उसकी इंटेंशन उसमें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ। क्लॉज 2 क्या बात करता है, अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद सच थर्ड पार्टी। कुछ नहीं, इस क्लॉज में सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि जो भी उसकी लाइबिलिटी है, मतलब एज अ पार्टनर अगर वो है, ठीक है, जब था वो फर्म में, अब वो रिटायर हो रहा है, तो जब भी आप रिटायर होते हो तो आपकी ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ तो ख़त्म होती है ना। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी के साथ अगर किसी एक्ट्स के लिए जो है कोई एक्ट किया है उसने टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, है ना, मतलब पार्टनरशिप के बिहाफ में, तो वो क्या कर सकता है, किसी एग्रीमेंट के थ्रू, है ना, रिटायर हो सकता है उस लाइबिलिटी से। ठीक है, और तीसरा क्लॉज बोलता है, तीसरा क्लॉज क्या बात करता है आपका, तीसरा क्लॉज बात करता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, भले ही वो रिटायर हो रहा है लेकिन ही एंड द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल, जो मतलब पार्टनर है ना, कोई पार्टनर जहाँ जो उसके पार्टनर्स थे, ठीक है, तो वो और उसके जो पार्टनर अगर मिलके कोई थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने कोई एक्ट किया है उन्होंने एक्ट, ठीक है, और कब किया उन्होंने, इफ़ डन बिफोर द रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के पहले उन्होंने कोई साथ में मिलके कोई एक्ट किया था, ठीक है, पार्टनरशिप के बिहाफ पे, तो उसके लिए जो होगा वो लाइबल होगा अनटिल पब्लिक नोटिस इज़ गिवन ऑफ द रिटायरमेंट, मतलब जब तक कि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है उससे पहले। ठीक है, प्रोवाइजो बात करता है दैट अ रिटायर्ड पर्सन इज़ नॉट लाइबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वॉज अ पार्टनर। ठीक है, समझ आ गया। द नेक्स्ट क्या है 33 में, सेक्शन 33 क्या बात करता है, सेक्शन 33 बोलता है अ पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स सेव इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, अब ये तो बोल रहा है कि यार एक्सपेल नहीं किया जा सकता, और टॉप हेडिंग डाल रखी है एक्सपेल्शन ऑफ अ पार्टनर, एक्सपल्शन। तो एक्सपल्शन मतलब क्या हो गया, एक्सपेल करना, ठीक है, मतलब निकाल देना। तो निकाला क्यों जाएगा उसको, किसी को निकालते हैं अगर पार्टनरशिप से तो क्यों निकालेंगे, ताकि कहीं उसने कोई गलत काम नहीं किया हो, है ना, पार्टनरशिप का मतलब नाम खराब करने के लिए, या फिर कुछ उसके रूल्स ना वायलेट किए हो, अगर ऐसा कुछ किया होगा तो उसे निकाला जा सकता है मेजॉरिटी से। बट ये जो क्लॉज है ये थोड़ा सा पॉजिटिव क्लॉज है, ये बोल रहा है सेव इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब लेकिन अगर उसने किसी गुड फेथ में, मतलब कुछ अच्छे भाव से अगर उसने क्या किया है, पार्टनरशिप के लिए कोई काम किया है, ठीक है, और वो हो सकता है देखने में गलत लग रहा हो बट वो रूल्स के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ठीक हो, तब उस केस में कोई भी नहीं निकाल सकता उसे। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं किस पे, हाँ, ये क्लॉज 2 क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2, 3 and 4 ऑफ सेक्शन 32 शैल अप्लाई टू एन एक्सपेल्ड पार्टनर एज इफ ही वर एज अ रिटायर्ड पार्टनर। जो हमने ये पढ़ा ना, जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, 2, 3 और ये 4, ठीक है, ये तीनों क्लॉज ही इस पर भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे 34 इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, तो इंसॉल्वेंसी क्या होती है, ठीक है, दिवालिया बोलते हैं ना, दिवालिया हो गया मतलब पैसे वैसे फंड सब खत्म हो गया, तो बिजनेस उस केस में आप क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, बंद कर सकते हो। क्लॉज 1 कहता है
Where a partner in a firm is adjudicated and insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made. ठीक है, whether or not the firm is hereby dissolved. मतलब कि अगर कोई पार्टनर है, ठीक है, उसको एज अ इंसॉल्वेंट करार कर दिया गया है, तो अब वो पार्टनर नहीं रहेगा, ठीक है, ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज़ मेड. मतलब जिस दिन ये एडजुडिकेशन की गई, ये ऑर्डर दिया गया कि अब भाई ये दिवालिया हो चुके हैं, इनके पास फंड्स नहीं है, ठीक है. क्लॉज 2 सिंपली कहता है कि वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज़ नॉट डिसॉल्व बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट. ठीक है, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, तो उस केस में द एस्टेट ऑफ अ पार्टनर सो एडजुडिकेटेड इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म एंड द फर्म इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट. मतलब वो एक दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल नहीं होंगे. कब? डन आफ्टर द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड. मतलब जिस दिन उसको दिवालिया करार कर दिया गया. 35 हो गया आपका लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर. वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर द एस्टेट ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ. मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो पाँच पार्टनर्स हैं, ठीक है, अब 5 में से एक की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पार्टनरशिप फर्म में ख़त्म हो जाएगी, है ना, तो वो तो रहेगी ही, ठीक है, फर्म एग्जिस्ट करेगी, मतलब डिसॉल्व नहीं होगी. अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज़ नॉट डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, कि डेथ से जो है आपकी पार्टनरशिप नहीं डिसॉल्व होगी. द एस्टेट ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ. तो उसका एस्टेट भी नहीं लाइबल होगा. सेक्शन 36 राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस. An outgoing partner may carry on a business competing with that of a firm and he may advertise such business. ठीक है, मान लो एक पार्टनरशिप बंदा एक बिजनेस में था, वहाँ उसको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था या उसको नया कुछ खोलना है, ठीक है, तो नया वो कर सकता, हो सकता वो एज अ कॉम्पिटिटर ही बन जाए, है ना, उसी बिज़नेस का. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं. रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाई हैं इसमें कि वो फर्म का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकता. ही मे नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म एज अ रिप्रेजेंटेटिव. मतलब कि जो फर्म में था ना, तो वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखा सकता कि मैं इसका अभी भी पार्टनर हूँ या बिजनेस पार्टनर हूँ, जो भी है. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? सॉलिसिट द कस्टम ऑफ पर्सन्स हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर. मतलब कि मान लीजिए यहाँ की क्लाइंटेल बेस जो है, जहाँ पे पार्टनर था वो, वहाँ से उठा के वो सीधे सीधे दूसरी जगह ले जाए. यहाँ भाई बंदों ने मेहनत की है, सारी चीज़ें की हैं, और तुमने सब कुछ उठा के अपने पास ले गए अपने फ़ायदे के लिए, तो तुम ये भी नहीं कर सकते. ठीक है. एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 11 में भी. ठीक है, तो जो वो सेम बात कह रहा था वो ये भी कह रहा है कि देखो 27 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो तो रोक लगाता है कि मतलब रोक इसलिए लगाता है कि कहने का मतलब अगर आप किसी पे रोक लगा रहे हो कि आप ये ट्रेड नहीं कर सकते, ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, तो वो वॉइड हो जाएगा. ठीक है, जो कि आपका आर्टिकल 19(1)(g भी बात करता है. ठीक है, इफ़ आई एम राइट. तो ये जो कहता है, ये पार्टनरशिप उसका बिल्कुल उल्टा है. ये क्या कहता है? अ पार्टनर में मेक एन एग्रीमेंट विद हिज पार्टनर that on ceasing to be a partner he will not carry on any business similar to that of the firm. मतलब यहाँ पे उल्टा हो सकता है. यहाँ पे जो एक बंदा है वो दूसरे को बोल सकता है कि आप जो हो ये सेम बिजनेस नहीं करोगे. ठीक है, सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे कि सब कुछ उठा के यहीं से सेम तुमने चेप दिया, दूसरी जगह नाम दूसरा कर दिया, तो फिर कुछ अंतर नहीं रह गया ना. फीचर्स तो सारे सेम ही हैं, तो एक तरीके से आप पका माल उठा के ले जा रहे हो. ठीक है, तो वो नहीं कर सकते आप, और ये वैलिड है. ठीक है, सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड. ठीक है, इफ़ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड आर रीजनेबल. मतलब रीजनेबल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दोगे, उसको रोक लगा दोगे. 38 बात करता है आपका. 38 बोलता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म. कोई कंटिन्यूइंग गारंटी है, ठीक है, तो उसके जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन होंगे वो रिवोक हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो कि कौन से चैप्टर में दिया है? चैप्टर 6 में दिया है. तो अब ये डिसोल्यूशन देखिए इतना पीछे पड़ चुके हैं. ठीक है, सब में पॉइंटर्स दे रखे हैं, तो उसको रिमेंबर कैसे करना है, याद कैसे रखना है इसको. ठीक है, तो अब डिसोल्यूशन के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं. तो इसको मैंने ऐसे पढ़ा है दैट ACCN कंपनी का. ठीक है, अगर आपको सही लगे तो आप पढ़ ले, वरना दूसरा कुछ
कुछ बना सकते हैं मेथड, ठीक है। और ये देखिए सीरीज़ है इसकी पूरी, तो अच्छे से याद रहेगी। 40 से 44 ऐसा तो है नहीं कि एक यहाँ है एक वहाँ है सेक्शन, ठीक है। तो AC कौन सी कंपनी का, AC आपका CN कंपनी का, ठीक है ना। तो ऐसे क्या हो जाएगा, अगर CN कंपनी का होगा तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सेक्शन 39 कुछ नहीं है, बस बोल रहा है कि जब भी द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। समझ आ गया ना, ठीक है। उसके बाद 40 कहता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है। AC पढ़ा ना हमने, तो AC का A हो गया डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। तो ये समझ आ रहा है, अ फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब सारे ही जो पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट से, कंसेंट मतलब हो गया या तो सबकी मर्ज़ी से, ठीक है, और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, या तो कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके, ठीक है। फिर आते 41। अब कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या हो गया, कंपलसरी का मतलब समझ आ गया ना, मतलब कंपल्शन है, करना ही करना अगर ऐसा हो गया तो बी इसका ये क्लॉज तो हटा दिया गया। क्या बात करता है, बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरिड ऑन, ठीक है। तो ऐसा कोई इवेंट हो गया जिससे कि जो फर्म का, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो बिज़नेस चल रहा है, ठीक है, बिज़नेस कैसा हो गया, अनलॉफुल हो गया। मतलब कोई ऐसा काम हो गया जिससे कि आपका जो बिज़नेस है वो अनलॉफुल हो गई है एक्टिविटी, ठीक है, बिज़नेस भी अनलॉफुल हो। इसका प्रोवाइजो पढ़ते। प्रोवाइजो क्या है, वेयर मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज कैरिड ऑन बाय द फर्म द इलीगैलिटी ऑफ वन और मोर शैल नॉट। मतलब कि अगर एक फर्म है, ठीक है, बिजनेस फर्म है, उसमें मान लीजिए बहुत मतलब 5-6 तरह के एक सब बिजनेस एक कह लीजिए, ठीक है, 5-6 चीज़ों पे मैटर पे होता है, लेकिन उसका एक पार्ट जो डील कर रहे थे, एक या 2 पार्ट वो अनलॉफुल हो गया। तो जो लॉफुल वाले रहेंगे ना तो वो बिजनेस को डिसोल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। तो 42 क्या बात करता है, 42 टॉक्स अबाउट डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। कंटिजेंसी समझ आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी है कि कंटिजेंट एग्रीमेंट पड़ा होगा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होगा, ठीक है। तो मतलब कंडीशनल हो गए, ठीक है, कंटिजेंट हो गए मतलब कोई हैपनिंग हुई है। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्म इट डिसॉल्व इफ़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म है। अगर कोई फर्म है और वो अगर फिक्स टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ठीक है, बनाई गई थी, तो जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका, ठीक है। इफ़ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, ठीक है, और बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, मतलब अगर 2 या 1 या 2 उससे ज़्यादा अगर कोई अंडरटेकिंग्स हैं कि इतने इतने काम करने हैं, ये टारगेट अचीव करना है, और वो अगर सारा कर लिया है अचीव, तो उसके कंप्लीशन पे डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर मर गया, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया घोषित कर दिया गया, ठीक है। फिर आपका 43 बात करता है डिसोल्यूशन बाय द नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। मतलब पार्टनरशिप एट विल हमने पढ़ा है ना पीछे, कहाँ पढ़ा है, सेक्शन 7 में। तो उस केस में भी डिसोल्यूशन हो जाएगा, आपको नोटिस देनी पड़ेगी इन राइटिंग, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कब होगा, मतलब एक बार सोच के देखते हैं कि कोर्ट कब डिक्लेयर। कोर्ट टॉक्स अबाउट डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए। तो इसका ए बोलता है क्या, दैट अ पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, UPP उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस याद रहेगा अगर, तो 3 पॉइंटर तो याद हो गया आपको। U हो गया अनसाउंड माइंड, ठीक है, P हो गया परमानेंट, मतलब परमानेंटली इनकेपेबल, ठीक है। उसके बाद आपका दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिसली, मतलब ऐसा कोई काम कर दिया जो उसकी प्रेजुडिस, उसकी जो सम्मान है उसको गिरा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को गिरा रहा है, ठीक है। तो UPP याद हो गया, 3 पॉइंटर याद हो गए। अब BTL इसको याद कर सकते हैं कि बेटी लॉस में चली गई, ठीक है, फ़नी है थोड़ा सा बट सही है याद करने के लिए। BTL मतलब बेटी लॉस में चली गई। तो BT क्या हो गया, BT हो गया कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, B फॉर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म और द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, ठीक है। दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच, मतलब एक पार्टनर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है,
वो बार बार मतलब कंटिन्यूअस परसिस्टेंटली वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किए जा रहा है रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म, मतलब वो फर्म को इफेक्ट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भी कोर्ट से आप डिसोल्यूशन करवा सकते हैं। करता है दैट अ पार्टनर, टी फॉर ट्रांसफ़र, उसने क्या कर दिया पार्टनर ने, सुइंग अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर सुइंग हैज़ इन एनी वे ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट जो है उसने किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया बस। अब लॉस क्या बेटी जी, लॉस में हो गई। लॉस मतलब क्या हो गया, दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन सेव एट लॉस, मतलब भाई लॉस ही हुआ जा रहा है, जब से बिजनेस शुरू किया तब से लॉस। तो कोई बिजनेस लॉस के लिए करता है क्या, तो ख़त्म ही करना पड़ेगा वरना कंगाल हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, है ना। तो ये ग्राउंड्स जो हैं हमें याद होने चाहिए। कैसे याद रहेंगे आपके, उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, बेटी लॉस में है वहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे करके याद कर सकते हैं। 45 बात करता है आपका लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है। अब एक सोच के देखिए ना, अगर लाइबिलिटी क्या होगी उसकी, अगर पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व हो जाती है तो वही होगी, नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल एज सच टू द थर्ड पार्टीज, मतलब कोई ऐसा एक्ट किया हो उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, सेम चीज़ है कि किसी पार्टी के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, पार्टनरशिप के रिलेशन में ही बिहाफ में कोई एक्ट ऐसा किया था, और वो कब किया था, डिसोल्यूशन होने से पहले, मतलब पब्लिक नोटिस जो है जब तक नहीं दी थी डिसोल्यूशन की, उससे पहले अगर कोई एक्ट किया था तो वो जो है उस एक्ट के लिए वो लाइबल हो जाएगा, सही है। और इसका सेकंड प्रोवाइजो क्या बात करता है, प्रोवाइडेड दैट द एस्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज और हु इज़ एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, या तो मर गया या फिर इंसॉल्वेंट, या फिर और ऑफ अ पार्टनर हु नॉट हैविंग बीन नोन टू द पर्सन डीलिंग विद द टर्म टू बी अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, या फिर रिटायर हो गया, इज़ नॉट लाइबल अंडर दिस सेक्शन फॉर एक्ट्स डन आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। प्रोवाइजो सिंपली क्या कह रहा है कि जो एस्टेट है पार्टनर का, अगर वो मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर रिटायर हो जाता है, ठीक है, और ये तो फिर वो बाद के एक्ट के लिए, मतलब ये जब वो पार्टनर एज अ पार्टनर जब वो नहीं रहता है, ठीक है, सीजेस टू बी अ पार्टनर, तब फिर ये एक्ट्स के लिए लाइबल नहीं होगा। और नोटिस इसमें भी देनी पड़ेगी, नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 में बी गिवन बाय एनी पार्टनर, मतलब इसमें, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वुंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब यही बोल रहा है कि अगर डिसोल्यूशन हो गया है तो वाइंड अप करा सकते हैं। वाइंड अप मतलब हो गया कि आपके जो उनके शेयर्स हैं ये सब बांट सकते हैं आपस में, फंड्स वगैरह हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने में, ये सब चीज़ें हैं, तो वाइंड अप बस यही है। फिर आपका 47 क्या बोलता है, कॉन्टिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पसेज ऑफ वाइंडिंग अप, तो इसमें मतलब अगर वाइंड अप हो गई है उसके बाद भी उनकी अथॉरिटी कहीं किसी पर्पस के लिए कंटिन्यू हो सकती है। वो पर्पस क्या है, एक तो है क्या, सो फार एज मे बी नेसेसरी टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म, ठीक है, तो कुछ अगर आपके कुछ अफेयर्स रह गए हैं आपके बिजनेस रिलेटेड जिसको वाइंड अप करना ज़रूरी है उसमें, और एंड टू कंप्लीट ट्रांजैक्शंस बिगिन बट अनफिनिश्ड, कोई अनफिनिश्ड अगर ट्रांजैक्शंस रह गए तो उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। 2 राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंडेड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई धोखाधड़ी हुई है या फिर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है तो वहाँ पे क्या राइट है, वहाँ पे ये राइट है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग पार्टनरशिप इज रिजाइंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज देयर टू the party entitled resigned is without prejudice to any other right entitled to, मतलब उसको एक तो उसको राइट टू लियन है ना, राइट ऑफ रिटेंशन है, राइट ऑफ द सरप्लस और द एसेट्स है, ठीक है, और उसको एज अ क्रेडिटर करार कर दिया जाएगा, टू रैंक एज अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट, मतलब उसने कोई पेमेंट की है तो वो एक क्रेडिटर की तरह मान लिया जाएगा। टू बी इंडेमनीफाइड बाय द पार्टनर और पार्टनर्स गिल्टी ऑफ द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब जो भी आपका नुकसान किया है तो वो इंडेमनीफाई करो, उसको चुकाओ भाई, बराबर करो हिसाब, ठीक है। फिर आगे आपका राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज़ ऑफ फर्म नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 53 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो ये क्या बोल रहा है, राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम द यूज़ ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी,
कि मतलब आप जो है, अगर मान लो आप पार्टनर नहीं रहे, है ना, आपने छोड़ दिया पार्टनरशिप फॉर्म जो था, आपने बिजनेस छोड़ दिया, कुछ नया शुरू कर लिया, तो अब आप सेम नाम नहीं इस्तेमाल करोगे। ये स्पेशली यहाँ पे दिया है कि ये रिस्ट्रेंट लगाता है 53, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वही है 54 जो है, मिलता जुलता है जो पीछे पढ़ा था हमने, कि पार्टनर्स में अपॉन और इन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इसमें, और इन एंटीसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब पार्टनर्स को या तो पता है, दे आर श्योर, या फिर एंटीसिपेशन मतलब पहले से कुछ उनको पता चल गया है कि फर्म जो है डिसोल्यूशन होने वाला है फर्म का। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में भी वो एक कुछ गाइडलाइंस या रूल बना सकते हैं सामने वाले के लिए कि आप जब ये फर्म छोड़ोगे तो वो शायद चाहे एक पार्टनर हो या दो पार्टनर की, लिखा हुआ है ना, सम और ऑल ऑफ देम विल नॉट कैरी अ बिजनेस, मतलब सिमिलर बिजनेस जो है उस तरीके का नहीं करोगे आप, ठीक है। और ये रिस्ट्रेंट जो है ये वैलिड है। उसके बाद 55 बात करता है, क्या स्पेसिफिकली बात करता है, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। तो इसमें लिखा है, इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ अ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द गुडविल शैल सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स बी इंक्लूडेड इन द एसेट्स एंड इट मे बी सोल्ड आइदर सेपरेटली। मतलब अगर आप चाहो, है ना, सबकी कंसेंट है तो गुडविल आप सेल कर सकते हो, ठीक है, सामने वाले बंदे को कि हाँ सही है, इस गुडविल, ये जो गुडविल है हमारी, अब ये तुम्हारी होती है, तुम इसको ले लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब एक क्या आ गया, राइट्स ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ गुडविल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जहाँ पे गुडविल जो है अगर सेल हो गई है, ठीक है, आफ्टर डिसोल्यूशन, तो पार्टनर क्या कर सकता है, बिजनेस कैरी कर सकता है कॉम्पीटिंग विद दैट ऑफ द बायर, ठीक है, और उसको एडवर्टाइज भी कर सकता है। लेकिन एक चीज़ वो नहीं कर सकता, क्या, वो सेम नाम नहीं यूज़ करेगा, उस फर्म का जो उसने छोड़ दिया उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा। देन सॉलिसिट द कस्टम, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। और ये जो है ये सेम वही है यार, सेम चीज़ है कि रिस्ट्रेंट अगर लगाते हो आप, है ना, कि गुडविल दे रहे हैं लेकिन तुम सेम ऐसे चीज़ें नहीं करोगे, तो वो वैलिड है पार्टनरशिप में। 56 क्या बोलता है, पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म तो दे दिया है, लेकिन अगर चाहें तो कोई स्टेट को, हर स्टेट में अलग अलग हिसाब होता है, तो कोई स्टेट अगर पर्टिकुलरली चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है सामने वाले को, ये हम आपको छूट दे रहे हैं, है ना, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं कि आप चाहो तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी चला लो, तो वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट उसके लिए नोटिफिकेशन होना चाहिए इन द ऑफिशियल गज़ेट। देन 57 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स। तो अपॉइंटमेंट हो सकता है रजिस्ट्रार का, बिल्कुल हो सकता है। कौन कराएगा, स्टेट गवर्नमेंट कराएगी। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म्स फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट एंड मे डिफाइन द एरियाज विद इन विच दे शैल एक्सरसाइज देयर पावर्स एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज। सेक्शन 58 क्या बात करता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो एप्लीकेशन कैसे भेजोगे भाई रजिस्ट्रार को, या तो पोस्ट से भेजोगे, है ना, या फिर डिलीवर करोगे सीधे रजिस्ट्रार, मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके। तो ये सारी चीज़ें, और ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि क्या लिखोगे, उस पर नाम लिखोगे फर्म का, प्लेस लिखोगे, प्रिंसिपल प्लेस क्या है बिजनेस की, ठीक है। ये तो डिटेल नॉर्मल जो है प्रैक्टिकलिटी में है। और साइन होना चाहिए, द स्टेटमेंट शैल बी साइन बाय ऑल पार्टनर्स, मतलब सबकी कंसेंट है तो साइन तो होना चाहिए ना। देन कमिंग टू ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल ऑल्सो वेरीफाई, वेरिफिकेशन वो 59 है, वो कहता है when the registrar is satisfied that the provisions of section 58 have been complied with, he shall record an entry of the statement in a register called the register of firms and shall file the statement, ठीक है। क्या कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल्टरेशंस इन द फर्म नेम एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब कोई आपने चेंजेस किए, ऑल्टरेशन की है उसकी प्लेस पे, है ना, या कुछ भी, तो आपको वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको भी आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, साइन करके देना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद आ जाता है नोटिंग ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। मतलब कह रहा है कि वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म, एनी इनकमिंग, कॉन्टिन्यूइंग और आउटगोइंग पार्टनर, एंड व्हेन अ रजिस्टर्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड एनी पर्सन हु वाज अ पार्टनर इमीडिएटली। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेक्शन 63 बात कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। मतलब अगर कोई चेंज हुआ है, आपका जो रजिस्ट्रेशन फर्म है उसमें कुछ चेंज हुआ है, जैसे कोई इनकमिंग, कंटिन्यूइंग और आउटगोइंग पार्टनर के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर आपकी जो है
फर्म जो है इस रीज़न से डिज़ोल्व हो गई है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैटर में आपको नोटिस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं किसी को निकाल दोगे। आपको प्रॉपर एक लीगल जो ऑब्लिगेशन है वो फॉलो करनी पड़ेगी। आपको रजिस्ट्रार को क्या देना पड़ेगा कि हमने ये चेंजेस किए हैं या फिर हमने डिसोल्यूशन किया है, तो इसका हम देखिए हम नोटिस दे रहे हैं आपको, ठीक है। और रजिस्ट्रार का फ़र्ज़ बनता है कि उसको रिकॉर्ड करे रजिस्ट्रार ऑफिस में, दैट्स इट। तो आपका इसका क्लॉज 2 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ विड्रॉल ऑफ अ माइनर। तो ये भी सेम चीज़ है कि अगर कोई माइनर है, व्हेन अ माइनर हु हैज़ बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप दैट इज सेक्शन 30 इन अ फर्म अटेन्स मेजॉरिटी, मतलब उस मेजर हो गया, अब वो बोल रहा है, मतलब इलेक्ट कर रहा है टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर, मतलब बनना चाहता है कि नहीं उसकी मर्जी है ना। एंड द फर्म इज़ देन अ रजिस्टर्ड फर्म, और उस टाइम क्या है, जो फर्म है रजिस्टर्ड है, तो उसको भी जो है नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। मे गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार दैट ही हैज़ और हैज़ नॉट बिकम अ पार्टनर, ठीक है। तो ये भी सेक्शन 64 क्या कहता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। रेक्टिफिकेशन कैसे, एप्लीकेशन मतलब ये बोल रहा है कि सुओ मोटो, मतलब उसके पास खुद पावर है और ये बोल रहा है एप्लीकेशन पे। तो इसमें हमें जो याद रखना है, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन यही पूछा था कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक होती है, कोई गलती होगी उसको रेक्टिफाई जब करता है तो रजिस्ट्रार सुओ मोटो भी कर सकता है, मतलब अपनी मर्ज़ी से भी कर सकता है, एक्शन ले सकता है, या फिर पार्टनर से एप्लीकेशन दी हो। 69 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है पार्टनरशिप एक्ट का, इससे क्वेश्चन आता है। देखिए बहुत वैसा मतलब बड़ा सा लिख रहा है बट इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। पढ़ लेते हैं। अब एक नॉर्मल कॉमन एक लैंग्वेज में समझें तो अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराओगे फर्म का, ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आप नहीं कर सकते। आप सू नहीं कर पाओगे पार्टी को, है ना, और एग्जैक्ट जो होता है कि आप राइट वगैरह इन्फोर्स नहीं करा पाओगे किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट के लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बोलता है सेक्शन 69 का क्लॉज 1 बोलता है कि नो सूट टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और कन्फर्ड बाय दिस एक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन सुइंग एज अ पार्टनर इन अ फर्म अगेंस्ट the firm or any person alleged to be or to have been a partner in the firm unless the firm is registered and the person suing is or has been shown in the register of firms as a partner in the firm। मतलब कह रहा है कि आप जो है राइट नहीं इन्फोर्स करवा पाओगे अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और कन्फर्ड बाय दिस एक्ट, मतलब इस पार्टनरशिप एक्ट जो है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, तो ये बोल रहा है अगेंस्ट द फर्म, ठीक है, पर्सन सुइंग एज अ पार्टनर इन अ फर्म अगेंस्ट द फर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ दूसरे में कह रहा है कि अगेंस्ट द एनी थर्ड पार्टी। तो बस ये फर्म के अगेंस्ट और ये थर्ड पार्टी के जो अगेंस्ट है आप सूट को इन्फोर्समेंट नहीं कर पाओगे जब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ठीक है। और ये बोलता है क्लॉज 2 कहता है कि जो प्रोविज़न है ये 1 और 2 ये अप्लाई होते हैं किसको भी, ऑल्सो टू अ क्लेम ऑफ सेट ऑफ, ठीक है, और अदर प्रोसीडिंग टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेट ऑफ क्या कहाँ पे दे रखा है, सीपीसी में ऑर्डर 8 रूल 6 में, ठीक है। बाकी इससे क्वेश्चन पूछते नहीं है, जो नीचे दे रखा है पढ़ लेते हैं। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट टू सू फॉर द बट shall not affect the enforcement of any right to sue for the dissolution of a firm or for accounts of a dissolved firm or any right or power to realize the property of a dissolved firm, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और द पावर्स ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी रिसीवर और कोर्ट अंडर द प्रेसिडेंसी टाउन्स, ये वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के, ये जो मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं ये है डिगलॉट एडिशन, ठीक है। तो डिगलॉट एडिशन जब आप लेंगे तो बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें कि आपको नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से दे रखे हैं, तो उसको अब आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन के जो एक्सेप्शन है क्या है 69 के, फॉर वाइंडिंग अप द फर्म, टू टेक अ अकाउंट ऑफ वोंड अप फर्म, टू रिसीव प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व फर्म, इन सब के लिए आप बार बार जो है रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर ऑफ अ फर्म वेयर दिस फैक्ट डज नॉट एक्सटेंड वेयर द सूट इज़ फॉर द मनी लेस देन ₹100, ठीक है। तो यही है आपके एक्सेप्शन, जो ये पीछे दे रखा है यही इसी का नोट्स है वो पूरा,
तो आप इसको पढ़ लें, नोट डाउन कर लें तो बेहतर रहेगा। सेक्शन 70 बात करता है पेनल्टी फॉर फर्निशिंग ऑफ फॉल्स पर्टिकुलर्स, मतलब समझ गए ना कि कुछ गलत उसने जो है अपना हिसाब किताब दे दिया है। एनी पर्सन हु साइंस एनी स्टेटमेंट, अमेंडिंग स्टेटमेंट, नोटिस और intimation under this chapter containing any particulars which he knows to be false or does not believe to be true, or containing particulars which he knows to be incomplete or does not believe to be complete, shall be punishable with imprisonment which extend to 3 months। मतलब देखिए 70 क्या कहता है, पेनल्टी कितनी होनी चाहिए बस वो याद रखना आपको, है ना। कुछ अगर गलत पर्टिकुलर्स वो दे देता है तो उस केस में उसको सज़ा हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और विथ फाइन, या फिर दोनों ही, ठीक है। अब पावर टू मेक रूल्स ये पता ही होगा, पढ़ा ही होगा, और किसके पास होगी ये, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी बस। और 72 है क्या, मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। अगर जो हम पब्लिक नोटिस पढ़ रहे थे ना इतनी देर से कि पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी, पब्लिक नोटिस, तो ये सब 72 के अंदर होगा। 73 आपका रिपील है। तो वीडियो को आप जब भी रिवाइज करना हो आप इसको फॉरवर्ड मोड में लगाएं, ठीक है, 1.5 पे, और आप आराम से देखें, रिवीजन हो जाएगा पूरी बेयर एक्ट का, ठीक है। ऐसी और भी मैं वीडियोस डालूंगी आगे, बट उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।